जय श्री कृष्णा बच्चों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरे ट्यूब का जो ग्लास एनवेलप होता है। एक्सरे ट्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया है, कैथोड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, एनोड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लास एनवेलप। जो एक्सरे ट्यूब में जो ग्लास एनवेलप होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। जो ग्लास एनवेलप होता है, ग्लास एनवेलप जो आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर एनोड और कैथोड, जो एनोड और कैथोड जो होता है वो दोनों ग्लास एनवेलप के अंदर होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ग्लास एनवेलप के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। तो जो ग्लास एनवेलप है वो बोरोसिलिकेटेड ग्लास का बना होता है। बोरोसिलिकेटेड ग्लास, बोरोसिलिकेटेड एक उसका मटेरियल हो गया, उसका बना होता है जो ग्लास एनवेलप है वो। और बोरोसिलिकेटेड को पायरेक्स भी बोला जाता है। पायरेक्स और बोरोसिलिकेटेड दोनों एक ही हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। बोरोसिलिकेटेड या पायरेक्स दोनों में से कुछ भी आ जाए तो दोनों सही है। जो ग्लास एनवेलप होता है वो हमने पहले देखा है एनोड और कैथोड वहीं पे रहते हैं, तो वो वहां पर वैक्यूम होना चाहिए। एक परफेक्ट वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम नहीं हो वो वैक्यूम होता है। जहां पर किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है उसे बोला जाता है हमारा वैक्यूम। तो जो ग्लास एनवेलप होता है उसमें एक परफेक्ट वैक्यूम होता है। परफेक्ट वैक्यूम क्यों होता है? क्योंकि अगर उसके अंदर गैस प्रेजेंट हुई, ठीक है, उसके अंदर गैस रही तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट करती है आगे बढ़ने में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैथोड से निकलते हैं, कैथोड से निकल के वो एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। तो जब एनोड के ऊपर स्ट्राइक करने जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, तो अगर बीच में अगर उन्हें गैस मॉलिक्यूल्स अगर रहते हैं उसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट करेंगे, उनको रोकेंगे, एनोड की तरफ जाने से वो रोकेंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा एक्सरे जो बनेगा, जो एक्स रेडिएशन जो निकलेगी वो कम क्वांटिटी में और कम स्ट्रेंथ वाली रहेगी। तो इसी को ठीक करने के लिए जो हमारी ग्लास एनवेलप है उसको वैक्यूम रखा जाता है, जो भी ट्यूब है उसको वैक्यूम रखा जाता है। तो जो पहले ट्यूब यूज होती थी, जो गैस ट्यूब्स यूज होती थी, उनमें यही डिसएडवांटेज था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रोकती थी, उनको वहां तक जाने नहीं देती थी। इसी की वजह से उसको वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया है। इसको रिप्लेस किया गया है वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और जो वैक्यूम रहेगा वो 10⁻³ mm of Hg का ही रहेगा, उससे कम नहीं। ठीक है, तो जो ग्लास एनवेलप होता है वो अंदर से पूरी तरीके से वैक्यूम होता है। बोरोसिलिकेटेड ग्लास या फिर पायरेक्स का बना होता है, उसके अंदर एनोड और कैथोड रहते हैं। और इसको इसी एक डिसएडवांटेज की वजह से रिप्लेस किया गया है गैस ट्यूब को, कि उसके अंदर अगर गैस रहेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट करती है, रोकती है। तो इसी वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया है वैक्यूम ट्यूब से। और जो वैक्यूम है हमारा, अब वैक्यूम तो ठीक है, हम मानते हैं कि वैक्यूम रहना चाहिए उसमें, पर वैक्यूम रहेगा कैसे? वैक्यूम को कैसे रख सकते हैं उसमें से गैसेस को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तो जो वैक्यूम है वो एक प्रोसेस होती है डिगैसिंग। ठीक है, डिगैसिंग जो एक मेथड होती है उसके थ्रू वैक्यूम किया जाता है ग्लास एनवेलप को। जो डिगैसिंग मेथड होती है उसके थ्रू अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो डिगैसिंग मेथड होती है इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछे कि वैक्यूम कैसे किया जाता है ग्लास एनवेलप को, तो डिगैसिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। डिगैसिंग मेथड होती है, उसके थ्रू जो ग्लास एनवेलप है उसको वैक्यूम किया जाता है। और जो एनवेलप होता है, जो ग्लास एनवेलप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और उसके नीचे एक विंडो होती है। उसके लोअर साइड जो होती है, नीचे की साइड, वहां पर एक विंडो होती है। उसका साइज है 5x5 सेंटीमीटर का। 5x5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 लेंथ 5 विड्थ। ठीक है, उसका डायमीटर ये होता है। तो 5x5 सेंटीमीटर का वो विंडो का साइज होता है। और जो ग्लास है, जो विंडो है उसमें नीचे ग्लास लगा होता है। जो ग्लास बहुत ही ज्यादा पतला होता है और वो जो एक्सरेज होती है उसको उससे पार होने देता है, मतलब कि वो नीचे जाने देता है, ट्यूब से बाहर निकलने देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इमेज देख लेते हैं। इमेज में मैं बताता हूं कि ग्लास एनवेलप कहाँ होता है। तो देखिए, ये है हमारी
एक्सरे ट्यूब, ये इमेज तो हम पहले भी देख चुके, पहले वाले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप पहले वाले लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में अगर चलेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इधर उधर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से बोल रहा हूँ आप सीक्वेंस में देखिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किसके बाद क्या आ रहा है और कैसे कैसे समझाया जा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं हमारी इमेज को। तो हमने इसमें फिलामेंट पढ़ा था, फॉक्सिंग का पढ़ा था, ठीक, कैथोड पढ़ चुके हैं हम, एनोड भी पढ़ चुके हैं हम, एनोड स्टेम पढ़ चुके हैं, रोटर स्टेटर वगैरह सभी पढ़ चुके हैं हम पहले वाले लेक्चर्स में। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, बट ये सारी चीजें कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर ये स्थित है, ये हमारी ग्लास इन्वेलप में। जो ग्लास इन्वेलप कौन सा है, ये बाहर जो ये ग्लास इन्वेलप है, ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये ग्लास इन्वेलप है। इसके यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है। ये पोर्ट जो है, ये देखिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है, ये पोर्ट दिख रहा है आपको। तो ये पोर्ट जो है, यही विंडो है, ये 5x5 सेंटीमीटर साइज की होती है। यहाँ से ही हमारी एक्सरे नीचे जाती है और जो पेशेंट है उसका एक्सरे हम ले पाते हैं। तो ये पोर्ट हो गया, ये मतलब कि विंडो हो गई, और इसके चारों तरफ ग्लास एनवेलप लगा हुआ है, ठीक है, ये चारों तरफ ग्लास एनवेलप है, ये देख लीजिए आप, ये चारों तरफ ग्लास एनवेलप लगा हुआ है। तो इसमें इसके अंदर वैक्यूम रखा जाता है, जो इसके अंदर जितनी भी जगह हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी, ये जो अंदर की सारी जगह है यहाँ पर बिल्कुल भी गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल ये वैक्यूम होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर में आगे बढ़ जाते हैं हम। तो जो अभी हमारी नई ट्यूब सारी, जैसे हमने वो देख ली पुरानी ट्यूब जिसमें ग्लास एनवेलप रहता है, बोरोसिलिकेटेड ग्लास का बना होता है, सब चीजें अपन ने देख ली है, नॉर्मली यही ट्यूब आती है। पर जो रिसेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है ट्यूब में, ट्यूब की डिजाइन में इंप्रूवमेंट किया गया है, तो उसमें क्या किया है कि उन्होंने मेटल को रखा है ग्लास की जगह पे। जो हमारा एनवेलप है उसका जो ग्लास जो है उसको हटा दिया गया है और मेटल को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, जब ट्यूब की एज हो जाती है, ट्यूब मतलब कि बहुत टाइम से यूज हो रही है लगातार, तो उसकी एज हो गई, वो एक टाइम पे आके बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है ट्यूब, एक तरीके से मान लीजिए। तो उसके अंदर जो टंगस्टन है वो वेपराइज होता रहता है हर टाइम, वो हल्का हल्का सा वेपराइज होता रहता है। तो उसकी वजह से जो टंगस्टन का जो वेपराइज होगा, जो टंगस्टन रहेगा वो इनर साइड में वहां पर जम जाएगा। जो एनवेलप रहेगा, जो ग्लास एनवेलप रहेगा, उसमें चारों तरफ वहां पे इनर साइड में जम जाएगा। तो उसकी वजह से वहां पे ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। ब्रॉन्ज कलर की जो होगा, वो जो हमारा ग्लास एनवेलप रहेगा उसका ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज कलर कौन सा होता है? सनबर्न कलर जो होता है वही ब्रॉन्ज कलर होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज कलर का सनबर्न हो जाएगा वहां पे। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ट्यूब का, वो चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही चेंज होगा तो जो ट्यूब का करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होने की वजह से जो ट्यूब का करंट है वो वहीं पर रुकने लग जाएगा और वो ग्लास एनवेलप की तरह अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर वहां पर चेंज होगा तो उसकी वजह से जो करंट है वो ग्लास एनवेलप की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इंटरेक्ट होगा उसकी तरफ। तो वो ग्लास एनवेलप से इंटरेक्ट होगा तो ग्लास एनवेलप में आर्चिंग हो जाएगी, मतलब कि वो चटकने लग जाएगी, या फिर ट्यूब फेल हो जाएगा और ट्यूब पंचर भी हो सकती है। उसमें ट्यूब पंचर होगी तो ट्यूब पंचर हो जाएगी तो जो एक्सरेस है हमारी वो बाहर निकलने लग जाएगी दूसरी तरफ से, जहां से वो विंडो से निकलनी चाहिए वहां से तो निकलेगी ही, और उसके अलावा दूसरी जगह से भी निकलने लग जाएगी, जिससे कि हमारी हानि होगी, हमारे को रेडिएशन ज्यादा लगेगी, प्राइमरी रेडिएशन दूसरी साइड से भी जाने लग जाएगी। तो उसकी वजह से, और जो हमारी प्राइमरी रेडिएशन जो विंडो से जानी चाहिए वो वहां से प्रॉपर नहीं जाएगी, तो हमारी एक्सरे इमेजेस भी खराब आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर मेटल का यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है, जो पुरानी ट्यूब्स जो चल रही है अभी उनमें नहीं हुआ है, जो अभी नई ट्यूब्स है उनमें ही हुआ है। जो मेटल एनवेलप जो है, मेटल की जो ग्लास एनवेलप, मेटल का जो एनवेलप बनाया गया है ट्यूब में, वो क्या करता है, उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखता है। वो एक जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखेगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंजेस नहीं होगा तो जो करंट है वो इंटरेक्ट नहीं होगा ग्लास मतलब मेटल एनवेलप से, तो वो जो ट्यूब चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वजह से जो ट्यूब है हमारी वो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए
तो जो हाई आउटपुट एक्सरेज की जो ट्यूब होती है, हाई आउटपुट एक्सरेज की जो ट्यूब होती है, वो अभी रिसेंटली जो अभी चल रही है उसमें मेटल एनवेलोप ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये रिसेंटली इम्प्रूवमेंट का जो था वो मैंने बताया है। बाकी जो ऊपर जो मैंने बताया था, जो पहले मैंने बता दिया है इस लेक्चर में, वो ही आपको पढ़ना है। पर ये जो रिसेंटली इम्प्रूवमेंट है ये भी आप पढ़ते रहिए। इसमें पता होना चाहिए कि हाँ, हमें नया क्या हो रहा है हमारी एक्सरे ट्यूब में या फिर हमारे रेडियोलॉजी फील्ड में जो नया हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। इस वजह से ये बता दिया था। बाकी जो अगर हमें कोई एग्जाम्स वगैरह है उसके लिए तो आपको पहले जो मैंने बताया है वो ही पढ़ना है। चलिए हम आगे अभी ट्यूब देख लेते हैं। हमारी जो ट्यूब होती है, मैंने अभी डायग्राम तो मैंने बता दिया है, डायग्राम में तो आपने समझ लिया है। अब अपन उसकी 3D इमेज देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं अच्छे से कि वो कैसा होता है ग्लास, और ग्लास के अंदर कैसे रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारी एक्सरे ट्यूब का ग्लास एनवेलोप। ये देखिए पूरा ये ग्लास एनवेलोप है। ये देखिए ग्लास का बना हुआ है, ग्लास एनवेलोप है। इसके अंदर यहाँ पर कैथोड है, ये फोकसिंग कप है, ये फोकसिंग कप है यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पर लगा हुआ है फिलामेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटेटिंग एनोड, ये हो गया हमारा बॉल बियरिंग, और ये हो गया इसका नेक। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कैथोड साइड हो गया पूरा, ये एनोड साइड हो गया पूरा। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये ग्लास एनवेलोप ऐसा होता है। मैंने आपको इसमें भी बता दिया है कि इस तरीके से ट्यूब काम करती है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग है वो पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर में। फिर हमारा एक्सरे ट्यूब का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं सारे आंसर दे दूंगा।